हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो अपनी थी उसमें हमने शुरू किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया था। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था चार्ज के बारे में, है ना। जो साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने दो तरह के चार्जेस की खोज की, है ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमने पढ़ा था, और कैसे कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वो हमने देखा था कि हमने डेली यूज़ में हमने देखा था कि जब आप कंघे को बालों में रगड़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स हैं। और ये होता क्यों है? ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर हमें ग्लास रॉड को एक सिल्क के कपड़े पर रब करते हैं तो ग्लास रॉड भी छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेती है, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेती है। सेम एक एबोनाइट की रॉड है, एबोनाइट की रॉड भी कैट स्किन या फर पर रब करने से पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर सकती है ना, यानी कि उसमें हल्की या लाइट वेट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, राइट। इसके बाद हमने एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को इन्वेंट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में देखा था हमने। स्टेप फर्स्ट में हमने ग्लास रॉड से हमने देखा था कि वो रिपेल करते हैं क्योंकि दोनों पर सेम चार्जेस आ जाते हैं, है ना। उसने कंसिडर किया कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सेम स्टेप सेकंड में हमने दोनों एबोनाइट रॉड ली थी, वो दोनों रिपेल करती हैं क्योंकि दोनों पर हमने माना कि उन पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। नेगेटिव चार्ज आता कहाँ से है? जब आप एबोनाइट रॉड को कैट स्किन पर रब करते हो तो क्या होता है भाई, चलो मैं बताऊंगी अभी। इसके अलावा ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं, दोनों को हमने रब किया था तो दोनों ने अट्रैक्ट किया था क्योंकि दोनों डिफरेंट मटेरियल्स के हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्यों हुआ था उसका रीज़न भी मैंने बता दिया था आपको कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब आपस में रब करते हैं तो इनिशियली ग्लास रॉड और सिल्क रॉड क्लॉथ दोनों जब अलग अलग हैं, ठीक है, यानी कि जब हमने दोनों को रब नहीं किया है तो दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो सेम है ना। तो जो पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल अगर सेम है तो इसका मतलब ये मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूट्रल। तो शुरुआत में तो क्या था कि ग्लास रॉड पर अगर 5 पॉजिटिव हैं तो 5 ही इसके पास क्या थे? नेगेटिव थे। समझ में आ रही है बात? 5 ही क्या थे? नेगेटिव थे। तो ये एक तरीके से क्या थी? न्यूट्रल। ऐसे ही सिल्क का क्लॉथ है, उसके पास भी अगर 4 हैं और 4 अगर नेगेटिव हैं तो ये मिलकर के क्या थे? न्यूट्रल। लेकिन जब हमने दोनों को आपस में क्या किया? रब किया, दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ा तो क्या हुआ कि इसके जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो तो आ गए सिल्क क्लॉथ के पास, और इसके पॉजिटिव पार्टिकल किसके पास चले गए? रॉड के पास। समझ में आ रही बात? और नेगेटिव पार्टिकल जब किसी जगह को छोड़ते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, तो ग्लास रॉड के पास, तो ये तो ग्लास रॉड है और ये हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। तो अब जब नेगेटिव यहाँ आ गए, पॉजिटिव यहाँ आ गए, तो ग्लास के पास तो केवल क्या बच गए? पॉजिटिव, और सिल्क के पास केवल क्या बच गया? नेगेटिव। इसलिए ग्लास रॉड तो कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। वही तो दिखाया मैंने यहाँ पे, ग्लास रॉड तो कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है, और सिल्क क्लॉथ हमारा क्या रह जाता है? नेगेटिव। सेम यही प्रोसेस हुआ था एबोनाइट के साथ। एबोनाइट में भी क्या होता है? इनिशियली न्यूट्रल होता है एबोनाइट भी और कैट स्किन भी, लेकिन जब दोनों को रब करते हैं तो इसके जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो तो आ जाते हैं यहाँ कैट स्किन के पास, और कैट स्किन के नेगेटिव आ जाते हैं एबोनाइट के पास, तो एबोनाइट हो जाती है नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? तो दो एबोनाइट रॉड आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी, सिमिलरली दो ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल करेंगी, बट एक ग्लास और एक एबोनाइट रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी क्योंकि दोनों पर अपोजिट चार्ज है, ठीक है। तो आज हम इसके आगे का शुरू कर रहे हैं। तो उस दिन तो हमने ये देख लिया था कि दो तरीके के चार्ज पार्टिकल हो गए, जो बेंजामिन ने, शुरू में नहीं पता था कि दो तरीके के चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब तो जैसे आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले से ही पता है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है। ऐसे अचानक से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता चले थे। ये यहाँ ये प्रोसेस है कि इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को खोजा गया था, ठीक है। सो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आ गए अपने पास। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसके अलावा कोई तीसरे तरीके का
पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है। फिर वो न्यूट्रल होते हैं जिनके ऊपर या तो हम कहें ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलें हम इसके आगे चल रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल हैं उसकी यूनिट क्या होती है ना, यानी कि हम ये देखेंगे व्हाट इज़ यूनिट ऑफ एनी चार्ज, ठीक है। तो जो SI सिस्टम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स, SI जो सिस्टम है, 11th क्लास में आपने 3 तरीके के सिस्टम पढ़े, CGS सिस्टम है ना, MKS सिस्टम और इसके अलावा FPS सिस्टम पढ़ा है। CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड और FPS मतलब फुट पाउंड और सेकंड। तो ये तो कम काम आता है हमारा फुट पाउंड और सेकंड का, लेकिन CGS और MKS सिस्टम बहुत काम आते हैं, ठीक है। फिर एक आता है SI सिस्टम। SI सिस्टम कुछ अलग से नहीं है, ये एक्चुअली MKS सिस्टम ही है, थोड़ा सा बड़ा रूप है ये SI सिस्टम किसका, MKS सिस्टम के। मतलब SI सिस्टम में भी चीज़ों को मीटर किलोग्राम सेकंड में ही किया जाता है, बट कुछ और यूनिट्स इसमें इंक्लूड हो जाती है, इसलिए SI सिस्टम इज़ अ ब्रॉड सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ MKS सिस्टम, ठीक है। तो जो यूनिट ऑफ चार्ज है इन SI सिस्टम वो होती है कूलम, है ना, और इसको इंडिकेट किया जाता है C से। समझ में आ रही है। तो हम वैसे भी जानते हैं कि जो करंट होता है I वो होता है Q/T, है ना। Q की यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड और करंट की होती है एम्पियर। होती है कि नहीं होती है। तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना कि Q = I/T, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको। तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि कूलम = एम्पियर × सेकेंड, कह सकती हूँ कि नहीं। कूलम तो किसकी हो गई, चार्ज की हो गई, I किसकी हो गई, एम्पियर की हो गई, T किसकी हो गई, सेकेंड की। यही तो किया है, C = एम्पियर × सेकेंड। समझ में आ गई बात। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि C = A × S। समझ में आ गया, शॉर्ट में लिख दिया है ना, ठीक है। तो अगर अब इस तरीके से चार्ज की जो SI यूनिट हो गई वो क्या हो गई, कूलम, ठीक है। चलिए अब अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 11th क्लास में भी निकाली आपने डायमेंशन कैसे निकालेंगे। देखें, डायमेंशन ऑफ चार्ज है ना, तो वो क्या होगी बताओ। इसकी एम्पियर के लिए क्या बताओगे, m0 L0 है ना, और T टाइम के लिए T1 और एम्पियर के लिए A1, ये तो बताओगे। तो ये तो किसकी हो गई यूनिट, डायमेंशन किसकी हो गई, C यानी कि कूलम की, यानी कि चार्ज की, ठीक है। तो कूलम के लिए जो डायमेंशन हो गई वो गई m0 L0 T1 और A1। कुल मिला के कहने की बात ये, जब आपको यूनिट पता है तो आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो व्हाट इज़ डायमेंशन, ठीक है। तो यूनिट होती है एम्पियर × सेकेंड, एम्पियर के लिए हमने A1 लगा दिया, सेकेंड के लिए हमने T1 लगा दिया, और M यानी कि मास और लेंथ तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई, ठीक है। कुछ लार्ज यूनिट होती हैं, जैसे ये तो बेसिक यूनिट्स है ही, ठीक है, चार्ज की कूलम। लेकिन मान लो हमारे पास चार्ज बहुत ज़्यादा है तो हम कूलम में ना शो करके अलग अलग यूनिट्स में शो करते हैं, जैसे 1 माइक्रो कूलम = 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। इसके अलावा 1 आपसे पूछा जा सकता है नैनो कूलम, है ना। नैनो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ कूलम। अब ये 1 आप सोच रहे हो कि 1 यहाँ है तो 1 तो यहाँ भी है ना। आपसे कोई कहे 5 नैनो कूलम, उसका मतलब है 5 × 10⁻⁹ कूलम। समझ में आ गई। तो कभी कभी इसको 1 नैनो कूलम को सिंपल 10⁻⁹ कूलम भी कह देते हैं, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई है ही, ठीक है। तो अगर 5 है, 10 है, 20 है, तो उस हिसाब से 20 के साथ 10⁻⁹ तो नैनो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁹, माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है। इसी तरीके से 1 पिको कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻12 कूलम। तो ये है लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। और भी बहुत होती है, आपके सिलेबस के हिसाब से इतनी पूछी जाती है आपसे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लार्ज यूनिट ऑफ किसकी,
चार्ज की, ठीक है। इसके अलावा भी चार्ज की कुछ यूनिट्स होती है, जैसे इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो आपकी होती है सीजीएस सिस्टम में। अगर आप बात करें तो वो आप इंडिकेट करते हैं फ्रैंकलिन से। किससे? सीजीएस सिस्टम में फ्रैंकलिन कह लो अगर आप, या तो फिर आप कह सकते हो स्टेट फेरड। क्या कह सकते हो? सॉरी, स्टेट कुलाम, है ना। तो इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कुलाम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है स्टेट कुलाम या फिर फ्रैंकलिन। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये पता होना चाहिए आपको कि एसआई सिस्टम में तो होती है कुलाम, जिसको हम एम्पेयर इंटू सेकेंड भी कहते हैं। डायमेंशन निकाल ली हमने, लार्ज यूनिट भी निकाल ली हमने, और सीजीएस सिस्टम में क्या बोलते हैं हम? कुलाम, स्टेट कुलाम या फिर फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 1 कुलाम होता है स्टेट कुलाम में, वो होता है 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। ESU का मतलब यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से मतलब कि स्टेट कुलाम से है। तो आप 1 कुलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कुलाम कह सकते हैं। समझ में आ गई? इसके अलावा भी यूनिट होती है ना, अदर यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू फेराडे। फेराडे, नॉट फेरड। फेरड होती है कैपेसिटेंस की यूनिट, ये है फेराडे, ठीक है। तो ये भी एक यूनिट होती है। आपको पता होना चाहिए कि 1 फेराडे इज इक्वल टू जो होता है आपका 96,500 कुलाम, यानी कि 96500 कुलाम। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। यूनिट फेराडे भी होती है, ठीक है। 96,500 कुलाम, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या इसकी लार्ज यूनिट होती है, क्या डायमेंशन होती है, और ये है आपकी एसआई यूनिट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इस सेक्शन में? व्हाट इज यूनिट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि चार्ज की क्या क्या यूनिट्स होती हैं। एमकेएस में भी पढ़ा, एसआई में भी पढ़ा, डायमेंशन, लार्ज यूनिट, फ्रैंकलिन और कुलाम सीजीएस में है, और ये आपकी नॉर्मल यूनिट है फेराडे। तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपकी जो आगे चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी में आते हैं अब आगे, ठीक है। देखें, इसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टीज सॉरी, इसके अलावा आती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में हम जानते हैं वैसे तो कि भाई जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर किसी मटेरियल के पास कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी आती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, वो आती है एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना। एडिटिव प्रॉपर्टी ये क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी ये यूँ कहती है कि चार्ज जो है वो ऐड किए जा सकते हैं। मतलब किसी भी, मान लो आपके पास सिस्टम है पूरा कोई, और उस पूरे सिस्टम का चार्ज है स्मॉल क्यू, और इस स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल, मतलब ये जो पूरा जो सिस्टम है, मान लो इसका मास कैपिटल M है और इसका जो चार्ज है वो है स्मॉल क्यू, और ये जो पूरा सिस्टम जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है ना। और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, तो उनके भी बहुत सारे चार्ज हैं। किसी का Q1 है, किसी का Q2 है, किसी का Q3 है, किसी का Q4 है। समझ में आ रही है बात? तो ये पूरा होल मास इज जो बना हुआ है ये बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिनके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, बहुत सारे और भी हो सकते हैं।
समझ में आ गई। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस पूरे का जो टोटल चार्ज है Q, उसको मैं हर एक छोटे छोटे पार्टिकल के चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के रूप में लिख सकती हूँ। समझ में आ गई। दिस मीन्स द होल चार्ज स्मॉल q कैन बी रिटन एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से आगे जा करके बहुत सारे। समझ में आ गई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई आपको कि किसी होल बॉडी का टोटल चार्ज कैन बी रिटन एज द चार्जेस ऑफ द स्मॉल बॉडीज। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात आपकी इसमें ये है कि जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी होती है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर का मतलब ये है देयर इज नो डायरेक्शन। समझ में आ गई बात आपको। तो जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, ठीक है। चले, अब जैसे मान लो आपके पास कोई चार्ज है +3 कूलम, कोई आपके पास है -5 कूलम, कोई आपके पास है +8 कूलम, ठीक है। तो आप मेरे को, और ये एक ही सिस्टम में है ना। आप सपोज कर लें कि इनका एक मिलकर के एक सिस्टम बन रहा है, तो आप मेरे को बता सकते हो कि इसका चार्ज कितना होगा। तो आप क्या करोगे, +3 कूलम -5 सॉरी कूलम है ये, है ना, इनको आप ऐड ही तो करोगे, +8 कूलम, पर विद इनके जो साइन है, साइन नहीं छोड़ोगे आप इनके। ऐसा नहीं है कि आप प्लस लगा रहे हो, इसके साथ भी मर्जी आ रही है तो प्लस माइनस लगा रहे हो, जो आपको दे रखा है। मतलब अगर सिस्टम में एक +3 कूलम है, एक -5 कूलम है, +8 कूलम है, तो सबको ऐड करोगे तो ये कितना आ गया, 6 कूलम। किसका, प्लस का। 8 और 3 11 में से 5 गएंगे तो 6 कूलम। तो सिस्टम का चार्ज कितना होगा, 6 कूलम मैग्नीट्यूड होगा, और होगा कैसा, प्लस का। समझ में आ गई। तो चार्जेस में साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेंगे, कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखेंगे। और सिस्टम का जब टोटल चार्ज निकालेंगे हम, तो वो विद साइन निकालेंगे, प्लस में माइनस में जो भी है। अब मैंने टोटल चार्ज कैसे किया, 3 - 5 + 8, तो कितना हो गया, 6 कूलम, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। तो इस तरीके से ये आपकी हो गई इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चार्जेस जो होते हैं उनका सम जो होता है वो हमेशा एक रियल नंबर की तरह होता है। जैसे आप नॉर्मली नंबर जोड़ते हो, आप कोई आपके पास नॉर्मल नंबर है, जैसे आप मैथमेटिक्स में जोड़ते हो, आपसे कोई कहे कि 10 - 5 + 3 कैसे जोड़ोगे। अब मैंने इनके साथ सी तो लगा दिया, बस यही तो फ़र्क है। तो हमेशा जो चार्जेस होते हैं वो साइन के साथ नॉर्मल रियल नंबर की तरह ही जोड़े जाते हैं। और अगर किसी सिस्टम का टोटल चार्ज, तो ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इफ़ टोटल charge of any body is 0, then that body is said to be neutral। यानी कि अगर किसी का टोटल चार्ज अगर 0 है तो इसका मतलब यह है कि वो बॉडी कैसी है, न्यूट्रल, यानी कि जितना पॉजिटिव है उसमें उतना ही नेगेटिव है। तो हमने इस वाली वीडियो में क्या पढ़ा, यूनिट पढ़ी कि चार्ज की क्या क्या यूनिट होती हैं, सारी यूनिट्स के बारे में हमने डिस्क्राइब किया इसमें। और साथ ही हमने क्या पढ़ा, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको आगे का बताऊंगी, इसकी जो भी आगे की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।